ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और आज की क्लास में हमने अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? आज हमने ये डिस्कशन करनी है कि रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस होता है और वाई रिएक्ट यूज़ वर्चुअल डॉम। आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है, जबकि आपके पास एंगुलर जो है वो रियल डॉम को यूज़ करता है। तो ऐसी क्या रीज़न है कि रिएक्ट वर्चुअल डॉम को यूज़ कर रहा है? क्यों ज़रूरत पेश आ रही है वर्चुअल डॉम की? इसमें कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, इसका एक प्रोसेस होता है और ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, अगर आप अपने बिगनर लेवल पे जाते हो तब भी, या आप लोग अपने इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हो तब भी। अब आर्किटेक्चर किस तरह से चल रहा होता है? जावास्क्रिप्ट तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें तो ठीक है, वर्किंग चल रही है, समझ आ रही है। बट रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, तो उसमें किस तरह से आर्किटेक्चर चल रहा होता है और वर्चुअल डॉम इटसेल्फ चीज़ क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत आ रही है? आज की क्लास में हम ये चीज़ देखेंगे। आप लोगों को इस चीज़ का अच्छे से पता है कि डॉम होता क्या है। हमने जावास्क्रिप्ट में अच्छे से डॉम सीखा था, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब वहाँ पे आप लोग जाओ और देखो कि अगर मैंने आपको H1 की एक प्रॉपर्टी को कंसोल डोर लॉग करके दिखाया था, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपके पास विजिबल थी। और जब हम डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट dir कर रहे थे, तो H1 की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है, सारे फंक्शंस जो उसमें नेस्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कंपलसरी होती हैं, नहीं ज़रूरत है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक एलिमेंट की उसमें स्टोर थी। तब हम ये चीज़ देख के बहुत हैरान हुए थे कि एक H1 में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बाकी कितने टैग्स और सब में कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। 100+ प्रॉपर्टीज़ थी। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ कंपलसरी होती हैं, नेसेसरी होती हैं, और कुछ हमारे पास जो है इरेलीवेंट होती हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती जब हम अपना वेब पेज बना रहे होते हैं। तो अब वर्चुअल डॉम में क्या होता है? वर्चुअल डॉम होता क्या है? लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन कॉपी होती है आपकी रियल डॉम की। वर्चुअल डॉम में क्या होगा? एक एलिमेंट की जितनी नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ वो ऐड की होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं चाहिए वो ऐड नहीं की होती। तो रियल डॉम में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जो चाहिए वो भी, जो नहीं चाहिए वो भी। वर्चुअल डॉम में क्या आता है? सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हमें पता है उसको, इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि वेबसाइट में ये प्रॉपर्टीज़ नेसेसरी है, तो वर्चुअल डॉम में सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐड की जाती हैं। अब होता क्या है, क्या वर्चुअल डॉम किस तरह से बनता है, रिएक्ट क्या आर्किटेक्चर फॉलोअप करता है? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं डॉम का। ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमें पता है डॉम रिप्रेजेंटेशन करता है नोड्स और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। और वाई ये पेंसिल को क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा? अच्छा, मैं जो है इसको दोबारा एक बार ओपन कर ली तो स्क्रीन स्टक हो गई है। किसी ने ज्वाइन किया? अच्छा जी। अब हम जो है यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से वर्चुअल डॉम जो है वर्किंग कर रहा है और क्या होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि रियल डॉम की लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन कॉपी होती है वर्चुअल डॉम। और अब ये आपको पता है कि वर्चुअल डॉम कैसे बनता है। आपके पास टॉप पे एक एलिमेंट आ जाता है HTML के नाम से, और यहाँ पे हम इसको HTML के एलिमेंट के साथ जो है वो कवर कर लेते हैं जी। ये HTML का एलिमेंट आ जाता है, उसमें फिर हमारे पास बॉडी और दूसरे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक मिनट, मैंने इसको दोबारा से ओपन करी हूँ, ये थोड़ा सा जो है स्लो हो गया है। ओके जी, यहाँ पे हम एक रियल डोम बना लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि HTML रियल डोम का टॉप एलिमेंट आता है, और उसके बाद हमारे पास बॉडी टैग आ जाता है और हेड टैग आ जाता है। मैं H से हेड को शो कर रही हूँ और B से बॉडी टैग को शो कर रही हूँ, कुछ ये। और इसके बाद हेड टैग में हमारे पास टाइटल आ जाता है, और वो टेक्स्ट आगे टेक्स्ट नहीं लिख रहे। बॉडी में हमारे पास समझो दो चीज़ें, एक H1 की हेडिंग है रियल डोम में सिविल वर्क के लिए, और एक आपके पास होता है P का टैग। अब रिएक्ट ने क्या करना है, उसने कोई भी काम करना होता है ना, कोई भी चेंजेस करने होते हैं, वो वर्चुअल डोम बनाता है, इसकी कॉपी बनाता है। इस कॉपी में क्या करेगा, सारी चीज़ें सेम रहेगा, सारे एलिमेंट सेम रहेगा। ये नहीं कहेगा कि H1 की हेडिंग को मैं रिमूव कर दूँ या HTML के टैग को रिमूव रख दूँ, सब चीज़ें सेम रखेगा। लेकिन इसको आपको पता है कि इस HTML के एलिमेंट में बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें नहीं भी चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसमें से जो प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड करेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी टाइम बचेगा, दूसरा आपकी स्पेस बचेगी, काम फास्ट हो जाएगा। इसी तरह सेम ये हेड के टैग की भी जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए वो ऐड कर देगा, बॉडी के टैग की प्रॉपर्टी ऐड कर देगा, और इसके बाद हेड के टैग में टाइटल की भी जो नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड कर देगा, और उसके बाद H1 की भी जो नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक वेब पेज बनाने के लिए कंपलसरी हैं वो ऐड कर देगा, सेम फॉर द पीप टैग।
अब ये क्या है जी, ये है हमारे पास रियल डोम। मैं इसको आर डी के साथ शो कर देती हूँ, रियल डोम। और ये इसकी एक लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन कॉपी है जिसको हम वर्चुअल डोम वी डोम कह रहे हैं। अब क्यों रिएक्ट बनाता है, कि मैंने आपको इसी चीज़ का भी बता दिया कि एक तो फ़ायदेमंद चीज़ें सारी इसमें ऐड होंगी, तो क्या होगा, आपके लिए काम आसान भी हो जाएगा, आपकी स्पेस भी बचेगी और काम फास्ट भी हो जाता है। अगर कोई चेंजिंग करते हैं हम, तो फिर रिएक्ट किस तरह से करते हैं उसको हम चलते हैं और क्या काम करता है। वेल ये समझ लें कि आपके पास एक फ़ोल्डर है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो कि नेसेसरी भी हैं और जो आपको नहीं भी चाहिए। मतलब इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स भी उसमें पड़े हैं कुछ आपके पास, और जो आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी पड़े हैं उसमें। और एक आप मुझे बताओ कि अगर आपने उसमें से डॉक्यूमेंट्स फाइंड करने हैं अपने उस फोल्डर में से, तो आप कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा? क्या उसमें से डॉक्यूमेंट फाइंड करना ईजी होगा? It will be difficult. एग्जैक्टली हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हमें देखना पड़ेगा कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है, और हमारा टाइम भी वेस्ट जाएगा और डिफ़िकल्टी भी होगी। इसके बरक्स हमने ये काम किया है कि एक फ़ोल्डर बनाया और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखा है, तो आपके लिए वो चीज़ फाइंड आउट करना ईजी भी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा आपका। रिएक्ट ने भी सिंपल यही काम किया है। डॉम में सारी इरेलीवेंट और रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ जो चाहिए उनको निकाल के एक वर्चुअल डॉम बनाती है। अब क्या होता है, यहाँ पे अभी के लिए हमने पी के टैग में लिखा हुआ है हाई कुछ है, और आगे जाके पी के टैग का कंटेंट हम चेंज करेंगे बाय के साथ। जैसे आपको याद होगा स्टेट्स की हेल्प से हमने किया भी था। फिर रिएक्ट क्या करेगा, वो एक और कॉपी बनाएगा, एक और वर्चुअल डॉम बनाएगा। इसमें चेंज नहीं करेगा, जब आप किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज करते हो, और हमने चेंजिंग कहाँ पे किया है जी, पी के टैग में चेंज किया है, तो वो देखेगा पूरी ट्री में कहाँ पे चेंजिंग आई है, पी के टैग में चेंज आई है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स वैसे ही रखेगा, हेड टैग भी वैसे रहेगा, बॉडी टैग भी हमारे पास वैसे रहेगा, और हेड टैग में हमारे पास जो टाइटल है वो भी सेम एज इट इज़ रहेगा। बॉडी के टैग में H1 भी सेम रहेगा, लेकिन पी के टैग में वो देखेगा यहाँ पे चेंजेस आई हैं, तो इसको फिर अब वो चेंज कर देगा पी के टैग को बाय के कंटेंट के साथ। अब वो देखेगा जब ये दोनों चीज़ें चेंज हैं आपस में, ये चीज़ जो है वो बाय के साथ चेंज हुई है, तो वो इसको अपडेट कर देगा और फिर रियल डॉम में चेंज करता है। मतलब ये कि डायरेक्टली रिएक्ट जो है वो रियल डॉम में चेंजेस नहीं करता, वो आप कोई भी चेंज करते हो तो फिर उसको वर्चुअल कॉपी वन को, ये हमारे पास वर्चुअल कॉपी वन है और ये वर्चुअल कॉपी टू है जो हमने चेंजेस किए हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करता है और फिर इसको अपडेट कर देता है। डायरेक्टली डोम में वो अपडेशन नहीं करता। वर्चुअल कॉपी वन में आपके पास होगा ये डोम की रियल कॉपी होगी, मतलब एग्जैक्टली डोम की जो कॉपी बन जाएगी, फोटो कॉपी कह लो आप, वो वर्चुअल डोम होगा। उसके बाद हम जाके उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे हमने मेन का टैग हटा दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, फिर वो देखते हैं पूरे ट्री में कहाँ पे चेंजेस आए हैं, और उसके लिए फिर चीज़ें आइडेंटिफाई करना ईजी भी हो जाता है। तो बस वो वहीं पे चेंज करता है और वर्चुअल कॉपी को अपडेट कर देता है। अब ये जो अपडेशन का प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं रिकन्सिलेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस पूरा लगा रहे हैं, हम आपसे पूछ लेते हैं रिकन्सिलिएशन प्रोसेस क्या होता है। रिकन्सिलिएशन, ये सी है, कुछ स्पेलिंग वगैरह इसके मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, इसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। अच्छा, रिकन्सिलिएशन प्रोसेस होता है, और जो एल्गोरिथम इसमें यूज़ किया जा रहा होता है इनकी कंपैरिजन के लिए, वो हमारे पास होता है डिफिंग एल्गोरिथम, DIFFING, डिफिंग एल्गोरिथम। विद द हेल्प ऑफ डिफिंग एल्गोरिथम दोनों में कंपैरिजन होता है, और वो जो प्रोसेस हो रहा होता है कंपैरिजन का, रिकन्सिलिएशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो वर्चुअल डोम क्या होता है, किस तरह से वर्किंग चल रही है, ये क्लियर है? इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ ले। मैम ये जो रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डोम है, इसके अंदर डोम होता ही नहीं, होता ही वर्चुअल डोम है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वर्चुअल डोम होता है, इसमें रियल डोम होता है, लेकिन ये वर्किंग कर रहा होता है वर्चुअल डोम की कॉपी पे। मतलब कि हमने कोई भी चीज़ चेंज की है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो ये डायरेक्टली डोम में चेंज नहीं करता। इसके बरक्स हम एंगुलर पे काम करें ना, तो एंगुलर डायरेक्टली इस डोम में चेंज करेगा। तो रिएक्ट का जो मेन कंसर्न होता है ना, वो वर्चुअल डोम से होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसमें वर्चुअल डोम होगा ही नहीं। वर्चुअल डोम होगा, वर्चुअल डोम एग्जिस्ट करता है, बट उसकी एक हमने लाइट वेट कॉपी बनाई होती है और हमारा मेन कंसर्न उससे ही होता है। तो सम टाइम जो है इससे क्लैश आ जाता है कि वर्चुअल डोम है ही नहीं। बट ये चीज़ आप खुद अंडरस्टैंड करो कि अगर मेन चीज़ होगी तो उसको आप कॉपी बना सकोगे ना। ओके मैम। तो मैम एक चीज और, ये जो भी आपने लास्ट में ऊपर लिखा है, इसका जरा दोबारा बता दें। अच्छा जी, ये रिकन्सिलिएशन प्रोसेस होता है, मतलब कि एक तरीका होता है, तरीके का कुछ नाम भी तो होता है ना, अपडेट करने का जो तरीका होता है, उस तरीके का जो नाम है वो रिकन्सिलिएशन होता है। उस प्रोसेस को हम रिकन्सिलिएशन कहते हैं, उसका नेम ये है, अपडेशन का जो प्रोसेस है। ओके। मैम जैसे आपने डोम का एक जो है ना बना के भेजा था, तो अगर इसका जो है ना वर्चुअल डोम का भी आप अगर बना सकें प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमें वर्चुअल हेल्प हो डॉम का जाए। हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं, डोंट वरी, हम इस पे अभी देख लेते हैं वर्चुअल डॉम।
इन रिएक्ट जेएस, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग मल्टीपल वीडियोस देखते हो, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है रियल डोम, क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब एज अ बिगनर मैंने भी स्टार्टिंग में रिएक्ट सीखना स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब वीडियो से जब मैंने देखा तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या है जी वर्चुअल डोम, न्यू कहाँ से आ रहा है, कॉपी 1 क्या है, कॉपी 2 क्या है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ते हैं, रिएक्ट वर्चुअल डोम इज़ एन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल डोम। एक्चुअल डोम की आपकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है। क्यों ये यूज़ करता है? क्योंकि एक लाइट वेट है और आपके चेंजेस का ट्रैक रखता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, वो देखिएगा चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं तो इसका ट्रैक करेगा, पूरे डोम को अपडेट नहीं करने की ज़रूरत है। अगर पूरे मैम डोम को वर्चुअल डोम होता क्या है? वर्चुअल डोम होता क्या है? वेरी गुड। वर्चुअल डोम जो है आपके पास लाइट वेट रिप्रेजेंटेशन कॉपी होती है, आपकी रियल डोम की एक कॉपी है। मतलब समझ लो आपके पास एक बुक है, उस बुक में आपके पास सब चीज़ें लिखी हुई हैं और आपने एक नोट्स लिए हैं। नोट्स में आपके पास सिर्फ आपके पास्ट पेपर समझ लो आपने लिए हैं, तो उसमें वो चीज़ें लिखी हैं जो प्रीवियस टाइम्स में रिपीटेड हुई हैं। तो वर्चुअल डोम वही आपके पास्ट पेपर हैं जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा लिखा होता है। ये वैसे सवाल किसका था, वर्चुअल डोम होता क्या है? शायद मास था। ओके, मास क्लियर है, आपको समझ आया वर्चुअल डोम क्या होता है? अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से ये हमें समझ आ गया कि होती है। अब हाउ डज द वर्चुअल डोम वर्क, रेंडरिंग द वर्चुअल डोम। ये पूरा डॉक्यूमेंट तो हम नहीं पढ़ सकते, आप लोग इसको रीड कीजिएगा, बट ये कि स्टेट्स वगैरह, डिफिंग एल्गोरिथम, मैं आपको अभी बताया कि डिफिंग एल्गोरिथम जो आपका कंपैरिजन हो रहा होता है उसमें एल्गोरिथम्स यूज़ किए जा रहे होते हैं जो कंपैरिजन में, तो उसको हम ये डिफिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। और वो जो तरीकाकार होता है उसको हम रिकन्सिलिएशन प्रोसेस कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ से समझ लें। ये एक्चुअल डोम है आपका। एक्चुअल डोम में क्या है, H1 की हेडिंग है और H2 की हेडिंग है। इसका वर्चुअल डोम बनेगा कुछ सेम एग्जैक्ट, लेकिन डेव के वही सेम जो नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऐड होंगी। H1 की भी नेसेसरी प्रॉपर्टीज़ और H2 की भी नेसेसरी प्रॉपर्टीज़। अब मैंने आपको बताया कि हमने जाके इसमें कुछ चेंज कर दिया, जैसे P के टैग में कंटेंट चेंज किया है, या हमने जाके H3 को भी ऐड कर दिया है। तो अब वो देखेगा इस वर्चुअल डोम में और जो न्यू वर्चुअल डोम बना है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या फ़र्क है। वो देखेगा अच्छा एक टैग ऐड हुआ है, तो फिर वो इस डोम को अपडेट कर देगा इस डोम के साथ। समझ आया? यस मैम। चलें, अब यहाँ पे हमारी आज की जो दूसरी हुक है हमने उसको कंटिन्यू करना है। वर्चुअल डोम क्या होता है इस पर हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है। रिएक्ट जेएस में जितनी भी वर्किंग हो रही होती है, यूज स्टेट की हुक होगी, यूज इफेक्ट, ये सारी वर्चुअल डोम को अपडेट करी होती हैं। बट एक हुक है जो आपके पास यूज रेफ की हुक है, ये डायरेक्टली आपके डोम को ही मैनिपुलेट करी होती है, डोम को चेंज करी होती है। तो यहाँ पे चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेते हैं। आज जो ये अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वाला चाहिए होगा ना, हुक्स वाला, तो फिर मैं आपके साथ ही शेयर कर दूँगी। ओके जी, कहाँ पे गए ये हुक्स? अच्छा मैम, एपीआई का भी आप शेयर कर देना, मेरे ख्याल में आपने कहा था लेकिन वो शेयर नहीं किया था आपने। रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने शेयर कर दी हुई है। नहीं, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो। नहीं, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एपीआई फेचिंग का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हुक्स के मैंने बनाए हुए थोड़े से, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है इसलिए। अच्छा, वी हैव डन विद यूज़ इफेक्ट हुक। अब हमारी जो दूसरी हुक है, तीसरी सॉरी, यूज़ रेफ की हुक है। यूज़ रेफ की हुक क्या होती है, इसको ज़रा रीड करें इस डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ से। The useref hook in React is like a container that holds a value or points to a specific part of the DOM, like an input box. You can use it to store or update something without causing the page to refresh or re-render. For example, if you want to focus on an input field, you can use useref to get a direct reference to that DOM element and interact with it, but without affecting the rest of the page. It's simpler than useState because it doesn't trigger re-rendering when the value changes. In short, useref gives you direct access to DOM elements and lets you manipulate them without making React update the UI. अच्छा, ये हमारे पास वकास ने रीड किया है। वकास, आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है। Thank you, man. अच्छा, यूज़ रेफ हुक जो है हमारे पास होती क्या है, हम इसको एक बॉक्स के तौर पे कंसिडर करते हैं, जस्ट लाइक अ कंटेनर, जिसमें हम अपनी वैल्यू को होल्ड कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि वेरिएबल्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वेरिएबल्स में हम अपनी वैल्यूज़ को होल्ड कर रहे होते हैं।
सेम जो यूज़ रेफ की हुक है, इसमें भी आप अपनी वैल्यूज़ को होल्ड कर रहे होते हो और किसी स्पेसिफिक पार्ट को अगर आपने चेंज करना है तो ये हुक जो है डायरेक्टली डॉम में चेंज करती है, वर्चुअल डॉम में चेंज नहीं करती है। यही रीज़न है कि ये जो यूज़ रेफ की हुक है इसको ज़रा कम यूज़ किया जाता है रिएक्ट में, क्योंकि डायरेक्टली डॉम में चेंज करती है। तो हमने जो है इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना होता है कि हम डायरेक्टली डॉम में चेंज करें। तो यूज़ रेफ की हुक जो है, अगर आपने कोई 3D एनिमेशंस करनी होती हैं उसमें यूज़ की कर रहे होते हैं, क्योंकि तब हम डायरेक्टली डॉम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। या अगर आपने किसी इनपुट फील्ड को फोकस आउट करना है, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है इनपुट फील्ड को फोकस आउट करना है, तो उसमें भी डायरेक्टली डॉम मैनिपुलेशन हो रही होती है, फिर हम यूज़ रेफ को हुक यूज़ करते हैं। अब ये कह रहा है इट्स सिंपलर देन यूज स्टेट। हमें पता है कि यूज स्टेट की हुक जो है वो काफ़ी ट्रिकी होती है, उसमें अपडेशन हो रही होती है और ये सब चीज़ें। ये वाली जो यूज़ रेफ की हुक है ये ईजी भी है और सिंपल भी है, बट ये है कि डायरेक्टली डॉम में चेंज करती है, तो इतनी जो है हम कह सकते हैं कि हाईली पावरफुल नहीं है। बट ये नहीं है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप 3D एनिमेशंस में जाते हो तो आपको यूज़ रेफ की हुक देखने को मल्टीपल टाइम्स मिलेगी। अब ये कह रहा है कि अगर आप यूज़ रेफ की हुक को यूज़ कर रहे हो, इन शॉर्ट में अगर हम बताएं तो डायरेक्ट असेस है इसकी डोम एलिमेंट्स के साथ, और विदाउट मेकिंग रिएक्ट अपडेट। आपका जो रिएक्ट, जब भी आप किसी चीज़ में वर्किंग करते हो तो आपका जो पेज है वो रेंडर होता है, लाइक अपडेट होता है, बिकॉज वर्चुअल डोम कंपेयर हो रहा होता है तो पेज आपका रेंडर होता है, उसमें यूआई में चेंजेस होते हैं। अगर आप यूज़ रेफ की हुक को यूज़ कर रहे हो तो आपके पेज को ये अपडेट किए बगैर जो है डायरेक्टली डोम में चेंजेस करती है। अब डिफरेंस क्या है जी यूज़ स्टेट एंड यूज़ रेफ में, हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यूज स्टेट जो है उसमें क्या डिफरेंस आता है और कब हमने किसको कब यूज़ करना है, ये भी देख लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो इसका पर्पस क्या है, ये आपके जो है इट इज़ यूज टू मैनेज एंड अपडेट रिएक्टिव स्टेट्स इन योर कंपोनेंट। रिएक्टिव स्टेट्स क्या होती हैं, जो आपकी एक्टिव स्टेट्स होती हैं, जैसे ब्लैक डार्क मोड और लाइट मोड हो रहा है कुछ ये वाला, तो उसमें पूरा का पूरा अपडेट हो रहा होता है आपका कंपोनेंट। इस तरह की जब आपने मैनेज करनी है, अपने पूरे यूआई को अपडेट करना है, देन यू नीड टू नो अबाउट यूज स्टेट हुक। री रेंडर्स करने हैं, मतलब मल्टीपल टाइम ट्रिगर हो रहा है कोई चेंज, मल्टीपल टाइम री रेंडरेशन हो रही है, तब हम यूज स्टेट को यूज़ करते हैं। वही आइडियल यूज़ केस इसका क्या है कि जब आपने अपने कंपोनेंट को चेंज करना है, जैसे यूज़र इनपुट पे को चेंज करना है, मैंने इसकी एग्जांपल अभी आपको दी है, डार्क मोड और लाइट मोड। यूज़र क्लिक करता है तो डार्क मोड इनेबल होता है, यूज़र क्लिक करता है तो लाइट मोड इनेबल होता है। जब हम यूज़र की इनपुट पे कुछ चीज़ों को अपडेट करना चाह रहे हैं, पूरे की पूरे यूआई को रेंडर करना चाह रहे हैं, तब हम यूज़ स्टेट को यूज़ करेंगे। यूज़ रेफ का हुक क्या होता है कि डायरेक्टली डॉम का रेफरेंस ट्रिगर आउट करती है और डायरेक्ट डॉम में चेंज कर देती है। री रेंडर नहीं करती, मतलब बार बार उसमें री रेंडरेशन नहीं होती, एक बार जो हो गया बस इट्स ऑल राइट। आइडियल यूज़ केस कब है, जब आपने जो है किसी चीज़ की ट्रैकिंग करनी हो सकती है, लाइक अभी मैंने बताया किसी स्पेसिफिक इनपुट फील्ड पे फोकस करना है, और जब आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली डॉम में ही चेंजेस कर देने चाहिए, तब आप यूज़ रेफ को यूज़ करोगे। अब पावरफुल कौन सी है, यूज़ स्टेट इज़ मोर पावरफुल देन यूज़ रेफ। तो हमने यूज़ स्टेट पे काफ़ी काम किया और आपने देखा होगा हर प्रोजेक्ट में मोस्टली यूज़ स्टेट को हमने यूज़ किया ही किया। जो अच्छा लगे जा रिएक्ट आने क्या कान में आई खड़ा बाज अपना माइक म्यूट कर दें। कोई और जी अच्छा, आपके पास जो यूज़ रेफ की हुक है ना, ये मतलब फिर भी इसका यूज़ केस कम है, क्योंकि हम डायरेक्टली डॉम में चेंज नहीं करते, लेकिन जो पॉपुलर यूज़ स्टेट है और यूज़ इफेक्ट है, मतलब आपकी 80% वर्किंग जो है वो ये दोनों हुक्स कंप्लीट कर देती हैं। हर प्रोजेक्ट में आप इसको देखोगे, चाहे आप एनिमेशंस वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो, ई कॉमर्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ये दोनों स्टेट्स, तो अगर ये कर लेते हो तो आपका रिएक्ट जो है मोस्टली वो कंप्लीट आउट हो जाता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे मैनेज कर सकते हैं। कल की क्लास में हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था जी, कंट्रोल्ड इनपुट्स पे वर्किंग की थी, और कंट्रोल इनपुट्स में हम देख रहे थे कि कैसे हमारी एक एक स्टेट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, कल की क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास टू टाइप्स होती है इनपुट्स की, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। तो कंट्रोल आप जब यूज स्टेट की हेल्प से अपने फॉर्म को मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, एक एक फील्ड पे आप मैनिपुलेशन करना चाह रहे हो, तो आप यूज स्टेट को यूज़ करोगे और आपकी कंट्रोल इनपुट्स हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम वर्किंग करने लगे हैं अनकंट्रोल्ड इनपुट्स पे, और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स जो हैं वो यूज़ करती हैं आपकी यूज़ रेफ की हुक को। .jsx ये फाइल बना रहे हैं और इसको जो है RAFC करके यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि पहले इसको हम जो है सजेशन इसकी RAFCE ओके ये भी वर्किंग कर रहा है, लोड हो रहा है, इसलिए हम इसकी सजेशन नहीं, वो एक्सटेंशंस लोड नहीं हुई इसलिए सजेशन नहीं दे रहा, देख लेते हैं इसको।
अच्छा जी, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि यूज़ रेफ की जो हुक है वो डायरेक्टली डॉम में चेंज करेगी, और अनकंट्रोल्ड मतलब कोई ऐसा फॉर्म हम बना रहे हैं जो यूज़ रेफ की हुक से बना रहे हैं तो वो अनकंट्रोल्ड इनपुट्स कहलाते हैं। अब आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आपको ऐसा फॉर्म बनाना है कि जिसमें आप चाह रहे हो कि एक एक फील्ड में आपकी जो है प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन हो और एक एक फील्ड में आप लोगों की ग्रिप हो, तब आप यूज़ स्टेट की हुक को यूज़ करोगे और आप लोग कंट्रोल इनपुट्स बनाओगे। जैसे कि आप कोई लॉगिन फॉर्म बना रहे हो या फिर आप कोई ऐसा फॉर्म बना रहे हो जैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, या आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फॉर्म होता है, डेटा गैदर करना है इनपुट से यूज़र के थ्रू, तो वो भी आपका जो है पे कंट्रोल्ड यूज स्टेट की हुक से ही बनेगा। बट आप कोई ऐसा इजी सा फॉर्म बनाना चाह रहे हो जिसमें इतनी आपको ज़रूरत नहीं है ऑथेंटिकेशंस की, लाइक आप ये चाह रहे हो कि वो इजी सा फॉर्म हो, जैसे कॉन्टेक्टस का फॉर्म हो सकता है, तो उसमें आप यूज़ रेफ को यूज़ कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि यूज़ रेफ को यूज़ करते हुए हम किस तरह से काम करते हैं। इसको सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे और ये एक्स्ट्रा फाइल्स को क्लोज करें, main.jsx में जाके यूज़ अनकंट्रोल्ड जो इनपुट्स हैं उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कंट्रोल को हम कमेंट आउट कर रहे हैं जी, अनकंट्रोल्ड इनपुट्स कुछ ये ओके। इसको भी साथ में टर्मिनल ओपन करके लाइव कर देते हैं, npm run dev कुछ इस तरह ये लाइव होता है। तो फिर देखते हैं क्या आउटपुट है इसकी। ओके जी, इसको हम कंट्रोल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट हमें अनकंट्रोल्ड विजिबल होगा इस पेज पे जो कि इस तरह से विजिबल है। टर्मिनल को डाउन करते हैं और चलते हैं। फॉर्म बनाना है सिंपल, जैसे हमने कल की क्लास में फॉर्म बनाया है। स्टाइलिंग हम वही वाली यूज़ करेंगे, तो इसमें स्टाइलिंग को वही इंपोर्ट कर देते हैं, दोबारा स्टाइलिंग नहीं बना रहे। यहाँ से चलते हैं और स्टाइलिंग वाली फ़ाइल को कॉपी कर लेते हैं, form.css कंट्रोल C, और इसको हम कहाँ पे जी, अनकंट्रोल में यहाँ पे टॉप पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। अब हमें क्या करना है जी, हमें फॉर्म भी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि हम अनकंट्रोल में फॉर्म पे वर्किंग करें, तो फॉर्म भी हमने कल बनाया था, हम उसको भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे चलते हैं, इस रिटर्न को कॉपी कर लेते हैं जी पूरा, कंट्रोल C इस डिव को कॉपी किया और अनकंट्रोल वाले डिव में यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल V। अच्छा, अब आपके पास आने वाले हैं बेतहाशा एरर्स। एरर्स क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हमने स्टेट्स यूज़ की है, यूज स्टेट को वो कहेगा वो चीज़ इंपॉर्ट नहीं है। टर्मिनल में चल के देखते हैं, फॉर्म सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास एक एरर आ रहा है, तो हम इसको जो है सोल्व करते हैं। फॉर्म सबमिट क्या है जी, ये चीज़, ये फॉर्म सबमिट, अभी हमने सिर्फ रिटर्न वाला फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे ऐड किया है, बट ये फॉर्म सबमिट वाला फंक्शन कॉपी नहीं किया, ये जो बनाया हुआ था। तो फिर हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये जो फॉर्म सबमिट वाला है, कंट्रोल C, और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं रिटर्न से पहले, कंट्रोल V। ठीक है, अब देखते हैं क्या एरर है हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या एरर है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, और जो है ये आपके पास ईमेल वाला, क्यों ईमेल वाला नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज स्टेट बनाई थी, देखिए ईमेल नेम और यूज़र की। अब हम इसके थ्रू काम नहीं कर रहे, तो हमें इसको रिमूव करना होगा। कैसे? सबसे पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम ये जो वैल्यू वाला सीन है ये सारा यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें अभी नहीं चाहिए। इसको भी रिमूव करो और इसको भी रिमूव करो। अब देखते हैं क्या एरर है। ओके जी, अब हमारे पास है यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़र बनाई हुई स्टेट, ये टॉप पे हमें यूज़र कल काम कर लिया था, तो ये वाला सारा काम जो है सेट यूज़र्स वाला, और ये वाला सेट ईमेल भी नहीं बना हुआ, तो ये सारा भी हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद क्या चीज़ है जी, यहाँ पे चलते हैं और ये मैपिंग वाला काम भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि मैपिंग यूज़र की कोई एरे नहीं है अब, तो वो भी डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं क्या इशू है हमारे पास। ओके, अब आपके पास यहाँ पे इसको रिलोड करो और देखो कंसोल ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें ओके हैं, और फॉर्म भी आपके पास आ रहा है, फॉर्म में राइटिंग है, एग्जैक्टली राइटिंग है। अब जी हमने इसको मैनिपुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूज़ रेफ हुक। देखते हैं कि हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा वो जो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था वो कुछ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंसोल में जाओ और सबमिट में मैं क्लिक कर रही हूँ तो फॉर्म सबमिटेड ओके है। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ें सेटअप हो गई हैं, बस वही कल वाला जो काम किया था उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव किया है, क्योंकि हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं इसको। अब आप लोग यहाँ पे समटाइम किसी उसको विजिट करो तो आप लोग ये देखोगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा इवेंट लिखा हुआ है, लाइक ई नहीं लिखा हुआ, पूरा इवेंट लिखा हुआ है इस तरह से। ई स्टैंड्स फॉर इवेंट ही होता है, तो फिर आपने यहाँ पे ई को कैच नहीं करना होता, आपने फिर इवेंट को ही कैच करना होता है, कुछ इस तरह से। और हम इसको जो है वो ऊपर लिख रहे हैं, कंसोल डॉट बाग में लिखेंगे कुछ ये। ठीक है जी, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, हम लिख देंगे फॉर्म सबमिटेड यहाँ तक कुछ इस तरह से, और इसको हम कॉल भी करा रहे हैं ऑन सबमिट में, फॉर्म का जो इवेंट है फॉर्म सबमिट को फंक्शन को कॉल भी करवा रहे हैं। अब आपने क्या काम करना है जी, अब नेक्स्ट आपकी क्या वर्किंग है, अब आपने यूज़ रेफ की हुक को यूज़ करना है, तो वो हम यूज़ करते हैं कैसे। यूज़ रेफ की हुक का सिंटेक्स देख लेते हैं। कॉस्ट सिंपल रहेगा जैसे आपके पास यूज़ स्टेट में रहता है, और आपको दो स्टेट्स बनानी है, एक ईमेल के लिए और एक आपको इनपुट फील्ड बनानी है नेम के लिए। तो मैं नेम
इनपुट के नाम से एक बना लेती हूँ, इनपुट इक्वल्स टू यूज़ रेफ कुछ ये, और ये ए नहीं आएगा इसमें, कंट्रोल जी, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, यूज़ एक्शन नहीं है जी, यूज़ रेफ है, यूज़ रेफ, ठीक है। यूज़ रेफ आपने ऊपर इंपोर्ट भी करनी है, कोई हुक आप यूज़ करेंगे उसको इंपोर्ट करने, और इनिशियल वैल्यूज़ की हम नल रख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता क्या वैल्यूज़ की, बाद में इसको फील्ड की वैल्यू के साथ कैच करेंगे। फिर दोबारा कॉन्स्ट एक नेम के लिए, और दूसरी इनपुट फील्ड हमारे के पास होनी चाहिए इनपुट ईमेल के लिए, इनपुट कुछ ये, और इक्वल्स टू यूज़ रेफ की हुक आएगी आपकी, और इसको भी हम जो है नल रखेंगे। जैसे कल हमने 2 स्टेट्स बनाई थी ना कंट्रोल में, नेम और ईमेल की, यूज स्टेट के थ्रू, आज हमने सेम वही किया है, नेम इनपुट और ईमेल इनपुट एक 2 वेरिएबल लिए हैं और यूज़ रेफ की हुक को यूज़ करते हुए उनको नल रख दिए, बस ये काम। अब आप लोगों ने यहाँ पे जाना है और सिंपली वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऑन चेंज का इवन 100 बना रहे थे, सारा काम करते, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने जस्ट रेफ का एक वेरिएबल पास करना है, रेफ का कुछ इस तरह से रेफ लिखोगे, आगे कर्ली पैरेंथेसिस में आपका ये जो वाला वेरिएबल बनाया ना नेम इनपुट, ये पास कर देना है क्योंकि इसमें हमारी इनिशियल वैल्यू हम होल्ड करें। कुछ यहाँ पे कंट्रोल वी, और सेम ईमेल के लिए भी हम यही करेंगे, रेफ लिखेंगे, ओके यहाँ पे लिखेंगे ना, रेफ लिखेंगे और इसमें हम पास कर देंगे हमारी ईमेल इनपुट वाली चीज़, कुछ यहाँ तक। इसमें सिर्फ इतना काम करेंगे। अब हमें जो है इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो कल हम क्या कर रहे थे, ऑन चेंज का इवन हैंडल बना रहे थे और उसमें रहते थे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इस तरह करके। आज आप देखो आपको कोई एरर आ रहा है इसमें ऑन चेंज के इवन हैंडलर की, चलो जिसको लोड करो तो देखो इसमें आपको कोई एरर नहीं आ रहा यूज़ रेफ में कि आपकी फील्ड जो है वो रीड ओनली है और राइट ओनली है, और क्या कोई इशू आ रहा है इसमें, कोई इशू नहीं आ रहा। बस अब आपने इसकी वैल्यू गेट करनी है यहाँ से, तो वैल्यू कैसे गेट करोगे, सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, फॉर्म सबमिट वाला जो फंक्शन बना हुआ है उसमें आप जी 2 कोई वेरिएबल बना लो किसी भी नाम से, कॉन्स्ट नेम के नाम से बना लो एक, और इक्वल्स टू नेम इनपुट, ये वाला जो नेम इनपुट है इसमें से आपने क्या गेट करना है, इसकी जो करंट वैल्यू डॉट करंट डॉट वैल्यू, वैल्यू VALUE वैल्यू कुछ एक नेम की हमें गेट करनी है। कॉन्स्ट ईमेल के लिए भी बना लेते हैं, ईमेल इक्वल्स टू, अब ईमेल में से गेट करना है तो यहाँ पे ईमेल इनपुट, उसकी करंट डॉट वैल्यू कुछ ये 2 काम करने हैं। आप अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देख लो कि दोनों वैल्यूज़ गेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे चलो जी कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करो, कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा ईमेल, दोनों को यहाँ पे गेट करके देखो। ओके चलते हैं यहाँ पे, इसको रिलोड करते हैं, फिल ऑल इनपुट फील्ड्स और सबमिट पे क्लिक करो तो आपके पास नेम और ईमेल आपका गेट हो रहा है और फॉर्म सबमिट भी आ रहा है। तो मतलब देखिए इसमें आपका वो जो ऑन चेंज का इवेंट हेल्डर वाला जो रोला था वो सारा वैसे ही खत्म हो गया, सिर्फ आपने क्या करना है, हुक्स बनानी है 2 और उन हुक्स में उन वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है और अपनी इनपुट फील्ड में जाके उनको जस्ट कॉल करा देना उस वेरिएबल के नेम के साथ। और अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसको इस तरह से प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें कल हमने ये काम किया था कि हमारी स्टेट जब हम सबमिट पे क्लिक करें दोबारा से इनिशियल हो जानी चाहिए, ब्लैंक हो जानी चाहिए। इसको भी हमें ये मैनेज करना पड़ेगा इस तरह से, तो इसको मैनेज कर लेते हैं कैसे। इसको यहाँ पे हम ये काम करते हैं, जब फॉर्म सबमिट हो तो हमारी नेम इनपुट डॉट करंट वैल्यू जो है वो दोबारा से ब्लैंक हो जाए, तो हम इसको कह देंगे दोबारा से वो एम्प्टी हो जाए इसके लिए भी। और ईमेल इनपुट और उसकी जो करंट वैल्यू है डॉट करंट डॉट वैल्यू वो भी आपकी दोबारा से इनिशियल हो जाए, कुछ इस तरह से। लेट्स सी के फॉर्म पे क्लिक करने से अब हमारे पास वो वर्किंग इनिशियल हो रही है एग्जैक्टली। अब आप दोबारा चेक कर लो, फिल और इनपुट फील्ड्स सबमिट किया तो फिर से इनिशियलाइज हो गए। जी स्टूडेंट्स क्लियर है यूज रेफ की हुक से किस तरह से फॉर्म मैनेज किए जाते हैं? यस मैम। ओके अब आप लोग इसमें देखें कि हमने अभी देखा था कि यूज़ रेफ की हुक से आप लोग डायरेक्टली किसी इनपुट फील्ड पे फोकस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फोकस करने वाला क्या कंसर्न है, उस पर चलते हैं। फोकस के लिए सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगी फोकस के नाम से, किसी भी नाम से, कॉन्स्ट फोकस इक्वल्स टू एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसका हमें पता है। और अब मैं चाह रही हूँ एक बटन हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास फॉर्म में एक बटन आए फोकस का, मैं उस पर क्लिक करूँ, सबमिट के बाद ही कहीं पे भी आ जाए, उस पर क्लिक करूँ तो आपकी वो स्पेशल फील्ड फोकस हो जाए। क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स में हमने पढ़ा कि आपकी ये किसी भी स्पेशल फील्ड को फोकस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट फील्ड को। लॉजिक हम इसमें क्या कहेंगे, अगर आपको ईमेल फील्ड को करना है या नेम फील्ड को करना है तो आप लिखोगे नेम इनपुट डॉट करंट, और फोकस आपका बिल्ट इन एक मेथड होता है उसको यूज़ करोगे कुछ ये, और ये जो आपका फोकस वाला फंक्शन है इसको बटन बना के उस पर कॉल करा दो। तो मैं एक बटन बनाती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ जी बटन का नेम है फोकस, और उसके बाद यहाँ पे ऑन क्लिक के इवेंट पे आप उस
जो फोकस वाला फंक्शन है उसको कॉल करवा दूँ कुछ ये। चलते हैं और देखते हैं कि अब हम इस फोकस के बटन पे क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऐसे कोई भी चीज़ इनपुट फील्ड फोकस नहीं है। फोकस के बटन पे क्लिक करें तो देखो आपकी जो इनपुट फील्ड है वो फोकस हो रही है, मतलब आप अपनी यूजरेफ की हुक को यूज़ करते हुए अपनी स्पेसिफिक फील्ड को फोकस कर रहे हो। अगर आपको इनपुट फील्ड के नेम वाली नहीं करनी, ईमेल वाली करनी है, तो फिर हम यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, ईमेल इनपुट को फोकस करेंगे कुछ ये। और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि ईमेल इनपुट अब फोकस हो रही है कि नहीं। अभी कोई भी फील्ड फोकस नहीं है। फोकस के बटन पे क्लिक किया तो हमारी ईमेल वाली फील्ड जो है वो भी फोकस हो रही है। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लियर है? मैम ये जो फोकस वाला आपने लगाया है, ये तो अगर बाय डिफॉल्ट ना करना हो तो वो सही है ना, मर्जी से है। मतलब कि अगर किसी कोई फॉर्म हम सब लगा रहे हैं या बना रहे हैं, तो अगर फोकस का ना बनाए तो बाय डिफॉल्ट वो ऑलरेडी उसमें है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई मसला नहीं है। वो आप किसी भी, वैसे भी इसमें होती है, ऑब्जेक्ट में भी होती है कि आप उस पर जब टैप करते हो तो चीज़ फोकस का इवेंट अकर हो जाता है। बट हमने अभी डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा ना कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को फोकस करने के लिए, इनपुट फील्ड पे फोकस करने के लिए, तो इसलिए मैंने आपको एक फंक्शन शो करवा दिया बस उसकी आउटपुट चेक करवाने के लिए। जी जी अगर बिल्कुल, हम ये थैंक नहीं यू। करेंगे तो हमारे फोर्स में कोई भी इशू नहीं आएगा, फॉर्म ईजी रहेगा। जी जी सही है। अब मुझे बताएं, कल वाला ईजी था कि आज वाला? मैम आज वाला तो इजी है देखा जाए तो, लेकिन वो कल वाले पे हमने प्रैक्टिस में नहीं की, तो इस वजह से थोड़ा अभी तक रहता है। ठीक है, कल वाला जो है ना आपने माइंड में रखना है, जब कंट्रोल इनपुट्स यूज स्टेट वाली, जब आपने अच्छा खासा वैलिडेशंस वाला फॉर्म बनाना है, ऐसा फॉर्म जिसमें आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी है, उससे वैलिडेशंस परफॉर्म करनी है, तब आप यूज रेफ को यूज़ नहीं करते। कोई बेसिक सा फॉर्म बनाना है आपने, जैसे कॉन्टैक्टस के फॉर्म होते हैं, नेम, ईमेल और मैसेज वाला, तब आप यूज रेफ को यूज़ कर सकते हो। ओके मैम, ये भी चलें, आज के लेक्चर की मैं जो है ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर